जो सॉरी वो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम पढ़ रहे थे कौन कौन से ऐसी एलिमेंट्स हैं जिसको हमने कंट्रोल करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो सबसे पहले क्या था, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सारी स्टडीज में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो हमने फाइंड करना होता है ना उसमें इंटरफेयर करते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, थ्रू द कंट्रोल। Through control, the researcher can reduce the influence of extraneous variables। ठीक है। अब ये वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हम यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल, ये आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले अब जो एक स्टडी हुई थी, इफ अ स्टडी फोकस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपी ऑन द परसेप्शन ऑफ incisional pain, the researchers would have to control the extraneous variables such as the type of surgical incision and time, amount and type of pain medication। अच्छा, अब इसको मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो उसने स्टडी एक हुई थी जिसमें उन्होंने इफेक्ट देखना था रिलैक्सेशन थेरेपी का पेन के ऊपर। ठीक है, इंसिजनल पेन की परसेप्शन पे रिलैक्सेशन थेरेपी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है ना, एक हमारे पास क्या है, परसेप्शन ऑफ पेन, और दूसरा वेरिएबल क्या है, रिलैक्सेशन थेरेपी। ठीक है। अब इसका इफेक्ट उन्होंने देखना था पेन के ऊपर। ठीक है। अब इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि हमने कंट्रोल करने होते हैं, रिसर्चर्स ने कंट्रोल करने होते हैं। अब यहाँ पे जस्ट डिफाइन किया हुआ है कि इंसिजनल पेन है। ठीक है। अब जो इंसिजन है वो ये नहीं बताया हुआ इंसिजन कहाँ पे है। ठीक है, उसकी जो साइट है वो कौन सी है, किस टाइम पे इंसिजन हुआ था। ठीक है, कितनी अमाउंट में है। ठीक है, कितना एरिया जो है वो इंसाइज हुआ हुआ है। और इसके अलावा जो हमने उसको पेन है, पेन को रिलीव करने के लिए हमने कौन सी मेडिकेशन दी थी उसको, टाइप ऑफ पेन मेडिकेशन कौन सी थी आफ्टर सर्जरी। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, जो कि इसकी हमारी स्टडी के ऊपर जो है ना वो अफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा दूसरा वेरिएबल है ना उसमें आगे फर्दर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि इसको इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इंसिजन पेन है, वो नहीं बताया कि कौन सी पेन है। अगर इसको हम थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देना इस इन दोनों को, ठीक है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, कंट्रोल के थ्रू। अब यहाँ पे इसको दोबारा बताया हुआ है, सिलेक्टिंग ओनली पेशेंट्स विद एब्डोमिनल इंसिजन। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पेशेंट्स ऐसे लिए हैं जो कि जिनका जो साइट है ना वो स्पेसिफाई कर दिया है कि जो इंसिजन है वो कौन से है, एब्डोमिनल इंसिजन है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो टाइम भी बता दिया कि जो हॉस्पिटलाइज हैं वो हु आर हॉस्पिटलाइज्ड, और जो पेन मेडिकेशन है वो भी बता दिया कि वो किस टाइप की पेन मेडिकेशन ले रहे हैं, इंट्राविनसली ले रहे हैं आफ्टर सर्जरी। ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या किया है, कुछ हद तक जो ये हमारे पास वेरिएबल्स थे ना, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, उनको कंट्रोल कर दिया। ठीक है। तो जब ये कंट्रोल हो जाएंगे तो हम जो रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, जो इफेक्ट देख रहे होते हैं, वो हम प्रॉपर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो कि किसी भी स्टडी पे अफेक्ट करते हैं, और इसको हमने कैसे इसको रिड्यूस करना होता है, थ्रू द कंट्रोल। जैसे अब रिसर्चर ने कंट्रोल कर लिया, थोड़े वेरिएबल्स को और प्रिसाइज कर दिया, कंसाइज कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो इससे इसका इफेक्ट है जो कम हो जाता है। ठीक है। तो जब इसका इफेक्ट कम होगा तो हम प्रॉपर जो रिलेशनशिप है, जो इफेक्ट है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्या है, रिसर्च सेटिंग है। ये मैंने आपको बताया कि ऐसी सेटिंग या ऐसी लोकेशन जहाँ पे हमने स्टडी कंडक्ट करनी होती है उसको हम कहते हैं रिसर्च सेटिंग। ये तीन टाइप्स की सेटिंग होती है। एक हमारे पास क्या है, नेचुरल, फिर पार्शली कंट्रोल्ड और हाईली कंट्रोल्ड। ये हमने पहले पढ़ लिया कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल स्टडीज होती हैं वो नेचुरल सेटिंग में होती हैं। ठीक है। और जो क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है वो पार्शली कंट्रोल सेटिंग में होती है, और जो हाईली कंट्रोल सेटिंग है उसमें कौन सी स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताई हुई है कि जो हाईली कंट्रोल सेटिंग है उसमें लेबोरेटरीज आ जाती हैं, रिसर्च सेंटर्स आ जाते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हेल्थ केयर एजेंसीज में होते हैं। ठीक है, ये सारी स्टडी जो है वो हाईली कंट्रोल सेटिंग होती हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी सेकंड, जो कि हमने कंट्रोल करना होता है। उसके बाद सैम्पलिंग एंड असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सैम्पलिंग का प्रोसेस है ना, ये आगे हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, यहाँ पे जस्ट आपने डिफाइन करना है। सैम्पलिंग क्या होता है कि हमारे पास जो पूरी पॉपुलेशन है ना, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें से हमने जो है ना कुछ सैंपल लेना होता है। ठीक है, जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है ना सैंपल लेने का पॉपुलेशन से, जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग का प्रोसेस। ठीक है। अब हमने जो टेक्निक यूज करनी होती है इसके अंदर ताकि हमारा जो एरर है, जो बायस है, वो कम से कम आए, तो हमने कौन सी सैम्पलिंग यूज करनी होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। जो रैंडमाइजेशन है ना उससे क्या होता है कि हमारे जो बायस हैं उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द कंट्रोल एंड रिगर ऑफ अ स्टडी and decrease the potential bias. The participants who are initially selected with non-random sampling are often randomly assigned. अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टडी में बायस कम से कम हो, कंट्रोल ज़्यादा हो, रिगर भी ज़्यादा हो, मतलब एक्सीलेंस ज़्यादा हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हैं। रैंडमली जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है, और जो बायस है, जो एरर है, वो कम से कम आते हैं हमारी स्टडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो हमारी लास्ट इसका था कंपोनेंट, वो है स्टडी इंटरवेंशंस, ठीक है। अब जो इंटरवेंशन स्टडी होती है वो किस पे हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में करते हैं ना, जिसपे हम इंटरवेंशन का इफेक्ट देखते हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर। तो अब उसने बताया हुआ है कि जो हमारी इंटरवेंशन है ना, उसको हमने क्या करना चाहिए, इंटरवेंशन नीड्स टू बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिवेल्प्ड, ठीक है। प्रॉपर हमने उसकी इंटरवेंशन करनी है, जो भी हम स्टडी की इंटरवेंशन कर रहे हैं, वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, उसके बाद कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, और फिर हमने इफेक्टिवनेस देखनी है। तो ये हमारे पास कुछ थी, कुछ वेरिएबल्स थे जो कि हमने कंट्रोल करने होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कर लिया। उसके बाद आगे हमारा एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और नर्सिंग प्रोसेस एंड रिसर्च प्रोसेस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये हम देखें तो सबसे पहले क्या है, इन तीनों को कंपेयर किया हुआ है, इन तीनों के स्टेप्स अलग हैं, ठीक है। पहला हमारे पास क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, इसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या है, डाटा कलेक्ट करना होता है हमने, ठीक है। जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर हमने प्लान करना है, ठीक है। प्लान में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं और सॉल्यूशंस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फिर जो हमने गोल्स सेट किए होते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम सोल्व हुई है कि नहीं हुई। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। उसके बाद जो नर्सिंग प्रोसेस है, ये आपने पढ़ा होगा, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। असेसमेंट है, ठीक, इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा F1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस जो है ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये पूरा साइकिल बना हुआ है। यहाँ से जस्ट इसको देख लेते हैं। पहला पहला स्टेप क्या होता है कि हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए नर्सिंग के बारे में, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च का हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो पहले हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को देखना होता है, एक्सपीरियंस की बेस पे हम टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, लिटरेचर रिव्यू देखना होता है, ठीक है। जो प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं उसको, इसमें जो भी गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको समराइज करना होता है। उसके बाद फिर हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, जो हमने प्रॉब्लम एड्रेस की है अपने क्लिनिकल एरिया में, नर्सिंग एरिया में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मटेरियल्स एंड मेथड्स को फॉलो करना है, उसको अप्लाई करना है। उसमें हम क्या देखते हैं, डिजाइन चूज करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हम पूरा आगे देखते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप आता है और लास्ट पे हमने स्टडी फाइंडिंग्स जो हैं वो अपनी इंटरप्रेट करनी होती है, वो हमने रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च का। ये सारा इसमें डिटेल में बताया हुआ है, आपने जस्ट ये टेबल करना है, ठीक है, कंपैरिजन वाला। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास अब स्टार्ट होता है इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिफाइन करें तो क्या है, इट इन्वॉल्व्स कंसेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट होता है माइंड में, ठीक है, कि हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो पहले हमारे माइंड में क्या है, एक कंसेप्ट होता है रिसर्च के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्लान करते हैं, प्लान करते हैं पूरा कि हमने कैसे रिसर्च जो है अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं, उसको हम जनरलाइज कर देते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है, रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं ना हमारे पास, वो हम यहाँ से करते हैं टेबल, ये साइकिल से। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है ना वो क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस, ठीक है। पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम का पता होगा ना तो हम आगे रिसर्च करेंगे ना, ठीक है। कोई टॉपिक होगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, उसका कोई पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तब हम स्टडी करेंगे ना। तो पहला हमारे पास स्टेप क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू देखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी उस टॉपिक के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर जितना भी लिटरेचर होगा ना, जितने भी प्रीवियस स्टडीज हुई हैं, उसको हमने समराइज करना होता है। उसमें जो भी गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें क्या क्या उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने क्या रिकमेंड किया, वो सारा हमने अपना रिव्यू करना होता है, ठीक है।
उसके बाद हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क जो है वो बनाना होता है, पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना होता है कि हमने अपनी स्टडी में क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या वेरिएबल्स होंगे हमारे, हमने कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। अब इसको भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं जनरल, कुछ होते हैं स्पेसिफिक। तो ये आपने अपनी स्टडी टॉपिक के हिसाब से जो है वो बताने होते हैं क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अगर आपकी स्टडी जो है वो कोरिलेशनल है तो आपकी हाइपोथेसिस होंगे, ठीक है। उसके बाद ये या कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट, ये दोनों आपने बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके वेरिएबल्स आपने उसको जो है ना एक्सप्लेन करना होता है, आपके कौन से वेरिएबल्स हैं। इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपके टॉपिक की बेस पे आपको पता होगा कि आपके कौन से डिपेंडेंट है और कौन से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आपने स्टडी डिजाइन जो है वो चूज करना होता है कि आप कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है पॉपुलेशन अपनी बताते हो कि आपने किस जगह की जो है वो आपकी पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है या कोई और हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ की नर्सिस हैं या वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये पूरा डिफाइन करते हो। उसके बाद फिर वहाँ से सैंपल लेते हो। सैंपलिंग जो आपने लेना होता है उसमें आप एक प्रॉपर सैंपलिंग टेक्निक को यूज करके, सैंपलिंग फॉर्मूला को यूज करके सैंपल लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपके मेजरमेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि आप कैसे कौन सा मेजरिंग टूल यूज कर रहे हो, ये आपने यूज करना होता है। उसके बाद फिर आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। उसमें आपने जो भी अपना आपका क्वेश्चन होता है या चेकलिस्ट होती है वो आप फिल करवाते हो, ठीक है। प्रिंट फॉर्म में भी कर सकते हैं और आप जो है वो ऑनलाइन भी इसको फिल करवा सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा हमारे पास सारा आ जाता है। उसको फिर हमने एनालाइज करना होता है। इसको हम इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है SPSS, उसको हमने यूज करना होता है, ठीक है। और उसके थ्रू हमें पूरा रिजल्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ और चार्ट्स की फॉर्म में हमने डाटा जो है वो रिजल्ट्स की फॉर्म में तैयार करना होता है। जैसे हमारा रिजल्ट बन के आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारी क्या क्या कंक्लूजन निकला है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, उसके अलावा क्या हम रिकमेंड करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो डिस्कशन में करते हैं। तो बेसिक हमारे पास जो है ना वो 5 चैप्टर्स होते हैं इसके, ठीक है, रिसर्च के। पहला हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद उस इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है, और सिग्निफिकेंस बताते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो बताते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है, सेकंड चैप्टर आपका। उसमें आप पूरी जो भी स्टडी होती है ना प्रीवियस, उसको समराइज करते हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर हमारा है वो है मटेरियल एंड मेथड्स। उसमें आप जो भी आपकी पॉपुलेशन है, सैंपल स्टडी है, डिजाइन है, सैम्पलिंग टेक्निक है, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है, वो सारा आप उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर हमारा होता है रिजल्ट्स का, ठीक है। उसमें आप जो भी रिजल्ट्स आपके आए हैं टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, वो आपने ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में। उसके बाद आपने लास्ट पे डिस्कस करना होता है, वो होता है आपका चैप्टर डिस्कशन वाला। उसमें आप डिस्कस करते हो आपकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है, और आप जो है वो इसमें लिखते हो क्या आउटकम्स हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, और क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो आपके ये 5 चैप्टर्स होते हैं पूरे रिसर्च के। ये हमारे पास एक पूरा मेजर साइकिल था जिसको हमने अब हर एलिमेंट को, हर स्टेप को फर्दर एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो है ना इसका, अच्छा ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक, हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वाले इसके पूरे स्टेप्स, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, यहाँ तक आपने पूरा रीड करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।